हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखो और जहाँ पे भी तुम लोगों को कोई इंपॉर्टेंट बात लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वो चीज़ें लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और हाँ, अगर तुमने इससे पहले ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी छुआ तक नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, तुम लोगों को इस वीडियो के बाद ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को दो बातें बताती है। पहला ये है कि तो जो रे किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे गिरती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे बाहर निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे, और उन दोनों के बीच में एग्जैक्ट बीच में होता है नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पे लाई करती है और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये सेम प्लेन पे होता है। और सेकेंड लॉ हमें बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल रहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टिव रे के बीच में बनता है। सो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमेशा हमेशा ये दोनों इक्वल रहते हैं। तो ये बात याद रख लेना। तो यही दोनों हैं तुम्हारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ने से पहले हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में जान लेते हैं। देखो, रियल इमेज वो होती है जिनको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वहीं वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब देखो, मान लो ये मिरर है, जो इमेज एक्चुअली में रे के टकराने से बनती है उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो रे टकराई और यहाँ पे एक इमेज बनी, और कोई इमेज बिना रे के टकराने से बनती है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जैसे कि इस कंडीशन में यहाँ पे एक इमेज बनेगी पर वो वर्चुअल होगी, क्योंकि एक्चुअली में रे इस तरफ जा रही है पर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो रे यहाँ पे मिल रही है। तो ये हो गया वर्चुअल इमेज और ये हो गया रियल इमेज। लाइट रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रियल इमेज में लाइट एक्चुअली में मीट करती हैं, पर वर्चुअल इमेज में हम लोगों को लगता है कि वो मीट हो रही हैं, अपीयर्स टू मीट लगती हैं। तीसरा पॉइंट है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहती है। इन्वर्टेड यानी तुम लोग बस इतना समझो कि उल्टा। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहती हैं और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहती है। इरेक्ट यानी सीधा। तो एग्जैक्ट तुम लोग यही वर्ड याद करना, क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीज़ें पीडीएफ में नहीं आ पाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड करने पे जितने भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो इरेज हो जाएंगी, तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। तो सिर्फ तीन ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो पूरे चैप्टर में यूज़ हुआ है। सबसे पहले हो गया मिरर फार्मूला, 1/v + 1/e = 1/f। यहाँ पे v हो गया इमेज डिस्टेंस, और u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f हो गया फोकल लेंथ। यानी कि अगर ये मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो मिरर से लेके यहाँ तक की दूरी हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मान लो उसका इमेज कहीं यहाँ पे बना, तो इतना हो गया v यानी इमेज डिस्टेंस। और हर एक मिरर का एक अपना फोकल लेंथ होता है जिसको हम लोग f से डिनोट करते हैं, और मिरर जहाँ पे रहता है उसको हम लोग पोल कहते हैं। पोल से लेके फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना तुम लोग। वैसे ही मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। देखो यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, इसको याद रखना। v हो गया इमेज डिस्टेंस और u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। या फिर मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला रहता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, हमेशा ये बात याद रखना कि ये मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड जितनी भी सारी चीज़ें रहती हैं उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और मिरर के राइट साइड जितनी भी चीज़ें रहती हैं उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लेंगे। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो जब हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो u की वैल्यू हम लोग -10 रखेंगे। और मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इस फॉर्मूले में जब हम लोग v की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगी +15 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो राइट साइड है, इसलिए हम इसको प्लस में लेंगे। और यही सेम केस होता है हाइट के साथ भी। अगर ये ऑब्जेक्ट इरेक्ट है यानी सीधा है तो इसकी हाइट हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो हम लोग यहाँ पे HO की वैल्यू +5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और जो हमारा इमेज बना अगर वो इन्वर्टेड हो जाए यानी कि उल्टा हो जाए तो हम इसकी हाइट नेगेटिव में लेंगे। मान लो ये इमेज हमारी बनी 2 सेंटीमीटर की, जो कि पॉसिबल नहीं है पर हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग HI की वैल्यू लेंगे -2 सेंटीमीटर।
तो इसके ऊपर के एरिया को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इसके नीचे के एरिया को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। और वैसे ही मिरर के लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी चीज़ें रहती हैं उनको हम लोग नेगेटिव लेते हैं और मिरर के राइट हैंड साइड जितनी भी चीज़ें रहती हैं उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। इसीलिए हमेशा कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ रहता है वो नेगेटिव में रहता है, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ इस साइड पड़ता है जो कि कुछ यहाँ पे होगा, तो ये नेगेटिव रहता है। उसी तरीके से कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि वो राइट हैंड साइड पड़ता है। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएंगी। बस अभी मैं तुम लोगों को एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ पूरे चैप्टर का, जिससे कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। वैसे नेक्स्ट फार्मूला है लेंस फार्मूला, वो भी रहता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये नेगेटिव साइन, लेंस में नेगेटिव रहता है और मिरर में पॉजिटिव साइन रहता है, यहाँ पे u होगा। और लेंस का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला रहता है -v/u, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होता है। और सेम रहता है ये वाला फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं। इस फार्मूले को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल बाय साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये तो एक थ्योरी का पार्ट हो गया, पर इसको भी तुम लोग याद कर लेना। सिर्फ यही 3 फार्मूले तुम लोगों को पूरे चैप्टर में याद करने हैं। एक पावर का भी फार्मूला होता है जिससे क्वेश्चन कभी आता नहीं, पर तुम लोग जान लो, पावर इक्वल टू होता है 1/4 फोकल लेंथ, और पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। तो ये चीज़ें भी तुम लोग अच्छे से याद कर लो। ये वैसे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आ भी सकता है। तो इस पेज में जितने भी फार्मूले हैं वही तुम लोगों को याद करने हैं बस। तो तुम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से तुम्हारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इस चीज़ को अच्छे से समझना। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इमेज कैसे बनते हैं, यानी किस जगह पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ पे इमेज बनेगा। स्कूल में बच्चों को ये अच्छे से समझ में नहीं आता, इस वजह से वो पूरे चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो इस चीज़ को अच्छे से तुम लोग समझ लो। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यानी बहुत दूर रखा हुआ है, जैसे कि अगर सन हो गया, मून हो गया, तो उसकी इमेज हमेशा बनती है फोकस पे, कनकेव मिरर के केस में। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, वो भी इन्वर्टेड बनेगी, यानी उल्टी बनेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रहेगी, यानी नेग्लेजिबल रहेगी। तो ये वेरी स्मॉल रहेगी। और दूसरी बात ये रहेगी कि ये रियल इमेज रहेगी। रियल इसलिए क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो ये 3 बातें याद रख लेना। तो तुम लोगों के लिए मैंने ये बातें यहाँ पे नोट डाउन कर ली है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, और जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल रहेगी, रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी। तो ये चीज़ें तुम लोग याद कर लेना। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए, यानी इस जगह पे, देखो तुम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक तरीके से रेडियस मान लो। अगर ये पूरा मिरर एक सर्कल होता तो इस जगह पे उसका सेंटर होता है, इसलिए हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए, यानी यहाँ पे कहीं पे भी रखा जाए, तो उसकी इमेज हमेशा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है, यानी यहाँ पे, और जो कि बहुत स्मॉल रहती है, इन्वर्टेड रहती है और रियल रहती है। रियल इसलिए क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों के लिए लिख दिया है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा तो उसकी इमेज जो बनेगी कर्वेचर और फोकस के बीच में, जो कि स्मॉल रहेगी, रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी। तो इसको भी तुम लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कर्वेचर के ऊपर ही रख दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कर्वेचर के ऊपर रहेगा तो उसकी इमेज कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी और एग्जैक्ट सेम साइज़ की होगी जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा। तो इस केस में जो साइज रहेगा वो सेम रहेगा, इमेज जो होगी रियल और इन्वर्टेड रहेगी। और किसी ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसकी जो इमेज बनती है वो कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनती है। तो और ये वाली इमेज रियल होती है, लार्ज होती है और इन्वर्टेड भी होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसकी इमेज बहुत बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, लार्ज और इन्वर्टेड भी होगी। इन्वर्टेड यानी उल्टा है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। और वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट फोकस के ऊपर रखा हुआ है तो उसकी इमेज हमेशा इन्फिनाइट पे बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगी।
तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी और वो इन्फिनाइट पे बनेगी, जो कि रियल होगी और बहुत ज़्यादा लार्ज होगी और इन्वर्टेड भी होगी। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तो उसकी जो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है। अब जो केस बताने जा रही हूँ वो एक्सेप्शन केस है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए तो उसकी इमेज हमेशा मिरर के बैक साइड बनती है, जो कि लार्ज होती है। तो ये 3 पॉइंट उसके बारे में याद रखना। वो इमेज हमेशा लार्ज रहेगी, इरेक्ट रहेगी और वर्चुअल रहेगी। इरेक्ट यानी कि अब जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी, और वर्चुअल यानी कि वो इमेज के बैक साइड पे बन रही है, यानी राइट साइड बन रही है, तो वो वर्चुअल होगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए तो उसकी इमेज लार्ज बनती है, इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है, यानी बैक साइड ऑफ मिरर बनती है। अच्छा, ये जो जितनी भी मैंने बातें बताई वो सारी कनकेव मिरर के केस में होती है, तो ये याद जरूर कर लेना। ये सारे केसेस कनकेव मिरर में होते हैं, और ऐसे ही एकदम सेम केस कन्वेक्स लेंस में भी होता है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तुम लोग कंफ्यूज मत होना, अभी के लिए बस तुम इस स्लाइड को याद रख लेना। तो जितनी भी बातें मैंने इस स्लाइड में बताई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ज़रूर याद रख लेना कि ये कनकेव मिरर के केस में होता है। तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो जो जो मैंने बताया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका PDF तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम लोग कुछ बात करते हैं ग्लास स्लैब के बारे में। इस टॉपिक से तुम लोगों के एग्जाम में बहुत कम चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं, पर तुम लोग इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है जो कि इस ग्लास स्लैब के अंदर जा रही है। तो यानी ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है ना कि रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वैसे यहाँ पे रे बाहर निकल रही है, तो ये हो गया इमरजेंस रे, और ये ई चीज़ हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी बाहर निकलना। अब देखो, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो लाइट थी वो सीधे ऐसे जाती, पर ग्लास स्लैब होने की वजह से अब ये लाइट यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो इतना वो अपने पास से डेविएट हो गई। इसलिए हम लोग इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल शिफ्ट, यानी कि वो लाइट इतना शिफ्ट हो गई। आई होप तुम लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बस तुम लोग इसमें इतना याद रखना कि ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट है इस लाइन के लिए, और यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस। हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन है, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 60 डिग्री। तो तुम लोगों को बताना है कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। वैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, पर एज्यूम कर लो कि यहाँ पे कोई मीडियम है, तो तुम लोगों को बताना है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो अभी मैंने तुम लोगों को जस्ट फॉर्मूला बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बस अब हम लोग यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये हो गया ना एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 डिवाइडेड बाय साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1/√3। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर फिर भी मैंने तुम लोगों को बता दिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी गए तो तुम लोग उसको कैसे टैकल करोगे। तो तुम लोगों को स्लैब के बारे में बस इतना ही जानना था। अगर ये समझ में नहीं आया तो तुम लोग थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और इसको समझने की कोशिश करो। वैसे हम लोग इस पर और भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए टेंशन मत लो, तुम लोगों को वीडियो के एंड तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये है कन्वेक्स लेंस के बारे में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम लोगों को PDF से ये सब पढ़ने हैं। तो ये सारी बातें हैं कन्वेक्स लेंस के बारे में, ये मैं तुम लोगों को नहीं बता रही हूँ। तुम लोगों को PDF डाउनलोड करके इस चैप्टर के नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि अभी हम लोग मेन फोकस करेंगे क्वेश्चन पे। तो अभी हम लोगों का मेन फोकस है क्वेश्चन पे। बस तुम लोग एक बार इसको पढ़ लेना, बाकी ये बहुत ईजी है। और जितनी भी थ्योरी तुम लोगों को कन्वेक्स लेंस के बारे में जाननी चाहिए वो मैं आगे तुम लोगों को बताती रहूँगी क्वेश्चन के थ्रू। उसी तरीके से ये हो गया कनकेव लेंस, तो तुम लोग ये सब PDF से पढ़ लेना, ओके। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। तो इसका सही आंसर है D, ऑल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए वैलिड है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो।